बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेक्टर्स का। ये टॉपिक आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बेसिकली दो तरह की क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की हुई हैं। पहले टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं जो वेक्टर्स होती हैं, और दूसरी टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ स्केलर्स हैं। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ वेक्टर्स डिस्कस करना है। वैसे तो स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंस क्या है सबको ही पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ होती है, प्लस उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। लेकिन अगर स्केलर्स की बात की जाए जो क्वांटिटीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। इसमें मतलब इसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो मास है, टाइम है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर्स में अगर देखा जाए तो वेट आ जाता है, उसके बाद आप इसमें ठीक है उसमें टॉर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपने फिजिक्स में देखी हुई है, ठीक है, इसकी वेक्टर्स की और स्केलर्स की एग्जाम्पल्स। वेक्टर एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जनरल के वेक्टर किस शेप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट की अगर पोजीशन आपको बतानी है तो पोजीशन हम हमेशा ओरिजिन से बताते हैं। तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन ये है जी, इसका पॉइंट हम लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। और ये ओरिजिन से इसको हम कहते हैं जी पोजीशन वेक्टर, ओ पी, ये है पोजीशन वेक्टर ओ से पी की तरफ। तो लिखने का जो तरीका है वो है जी एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब जो ओ पी वेक्टर है या जो पी का पोजीशन वेक्टर है वो है जी एक्स आई प्लस वाई जे। आई क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। इसी तरह अगर आपका तीसरा एक्सिस भी आ जाता है तो उसके साथ के आ जाता है। ये एक्स उसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और वाई उसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस का है। तो वेक्टर को हम मोस्टली इस तरह लिखते हैं। वेक्टर को इस तरह लिखने के साथ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में लिख दिया जाए इस तरह एक्स और वाई, ठीक है जी। इस तरह उसमें कॉमा नहीं आएगा, साइन आज यूज करेंगे। अब दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। तो डिफरेंट वेज दिए गए हैं आपको वेक्टर को डिनोट करने के। लेकिन जब आप पोजीशन वेक्टर लिखने का तो एरो हेड लाजमी दिया गया होगा, ठीक है। तो इस चूंकि हमने वेक्टर में अभी देखा इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब सपोज इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम इस तरह डिनोट करते हैं। अगर आपने इस तरह ओपी वेक्टर नहीं लिखना, मतलब ओपी वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं जी कि वेक्टर वी है, ये वेक्टर वी है। तो इस वेक्टर v की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको दो लाइन से डिनोट करेंगे। वो क्या होगी, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बड़ा इजीली आप फाइंड कर सकते हो उसकी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को v कैप से डिनोट करेंगे। वो क्या होता है जी, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया जाता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा जो कि उसी की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अब यूनिट वेक्टर हमें पता है वो वाला वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। ऑप्शन ए secant अल्फा, 0 एंड टेंजेंट अल्फा। यूनिट वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। सेकंड जी साइन अल्फा, कॉज अल्फा एंड 0। चार्ली ऑप्शन 0, cosecant अल्फा, cot अल्फा एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो एक्चुअली ये ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, ट्रिपलेट्स नहीं है। ये आई कंपोनेंट, ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का और ये जे का। तो आई जे के है इसमें अंदर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमने देखना है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो 1 के लिए जस्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। अब चूंकि इसमें 3 कंपोनेंट है उसमें जी स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 नहीं होता। साइन, हाँ जी, अगर आप बी ऑप्शन देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0। तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। तो इस वाले वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है, बाकी किसी की मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। उसी में आपको कुछ डिटेल भी बताऊंगा। इफ वेक्टर v हैव ए मैग्नीट्यूड 4, मतलब एक कोई वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है, एंड वेक्टर w इज i प्लस j माइनस 3k, एंड वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर w।
देन वेक्टर v की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है जी, ऑप्शन ए -4 इंटू आई प्लस जे -3k, बीटा ऑप्शन 4/√11 आई प्लस जे -3k, चार्ली ऑप्शन आई प्लस जे -3k डिवाइडेड बाय √11 एंड डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आपको बताई हुई है 4, वेक्टर w भी दिया हुआ और ये कह दिया जी वेक्टर v और w पैरेलल हैं। अब वेक्टर पैरेलल का मतलब क्या होता है, वेक्टर पैरेलल किस तरह पता चलेगा? वेक्टर पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इफ v इज पैरेलल टू w तो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू w। ठीक है, तो उनके दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा मल्टीपल आपको लाजमी मिल जाता है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई मल्टीपल बनाने से वो सेम वेक्टर बन जाते हैं। और यूनिट वेक्टर भी, हर वेक्टर जो जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के पैरेलल भी होता है। ठीक है, ये भी चीज़ का ख्याल रखना है। तो पैरेलल में लेंथ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का ही होता है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऑपोजिट भी हो सकती है क्योंकि पैरेलल में एक एंटी पैरेलल भी होते हैं। मतलब सपोज एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर आपका ये दोनों पैरेलल है लेकिन उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन वेक्टर्स तो फिर भी पैरेलल हैं। ठीक हो गया जी। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर v, जस्ट v की मैग्नीट्यूड दी गई है। अब एक तो ये वैल्यू है कि आप वेक्टर्स की मतलब वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो। अब मैग्नीट्यूड 4 किसकी है, मैग्नीट्यूड 4 कैसे पता चलेगा आपको? आपने जस्ट क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये वाला फॉर्मूला। तो उसके बाद अब फर्स्ट वाले का अगर देखें तो ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ अंदर वाले की अगर मैग्नीट्यूड देखेगी तो √11 आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें इसकी मैग्नीट्यूड आएगी √11, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4। हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड 4 है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड भी 4 नहीं है। ठीक है, वेक्टर v बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 भी होनी चाहिए, तो उस केस में सिर्फ आपको यही वेक्टर मिल रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, इस तरह नहीं ढूंढना तो दूसरी इन्फॉर्मेशन किस तरह आप यूज करो। उसने ये भी कहा हुआ है कि v इज पैरेलल टू w, v वेक्टर w के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो जाहिर सी बात उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। पैरेलल में आपको ये a वेक्टर भी पैरेलल मिल रहा है, उसमें -4 मल्टीप्लाई किया गया, b वेक्टर भी पैरेलल मिल रहा है और c वेक्टर तो वैसे ही यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर तो सारे पैरेलल थे लेकिन मैग्नीट्यूड 4 सिर्फ और सिर्फ किस वेक्टर की थी, b वेक्टर की थी। ठीक है जी, तो इस तरह आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट है जी, हाँ जी, रेशो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। रेशो फार्मूला होता क्या है, क्वेश्चन आप बुक से देख के खुद ही कर सकते हैं, बड़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट प्लस माइनस ही करना है। वैसे तो चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ा हुआ है रेशो फार्मूला, तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। सपोज कोई वेक्टर है जी, ये इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, ये इसका पॉइंट ए है और ये वेक्टर बी है। ये सपोज ओरिजिन है, ओरिजिन से सपोज पोजीशन वेक्टर है इसकी, इस वेक्टर की जो पोजीशन है वो b है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका a। तो आपने तीसरा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है p/q से। ठीक है, ये सपोज इसको मैं c कह देता हूँ, तो OC आपको फाइंड करना है। मतलब एक तीसरा वेक्टर अगर किसी वेक्टर को किसी रेशो से डिवाइड कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा? बड़ा सिंपल है जी, आपने जस्ट क्या करना है, रेशो आपको गिवन होंगी, वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो p को a से मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस q को b से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, और नीचे आपने क्या कर देना p + q। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जो इस ए बी वेक्टर को इस p और q रेशो से डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी 7.1 में इतनी सी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करना सिखाया गया है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना सिखाया गया है और पोजीशन वेक्टर बनाने आपको सिखाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी वेक्टर्स इन स्पेस। तो वेक्टर्स इन स्पेस
इससे पहले जो हम वेक्टर पढ़ रहे थे वो अगर उसमें 2 कंपोनेंट हो तो वो स्पेस में नहीं होता, अगर 3 कंपोनेंट आ जाए तो वो वेक्टर स्पेस में आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल वेक्टर v को हम अगर स्पेस में लिखना है तो वो क्या होएगा, xi प्लस yj प्लस zk, और इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही एक्सटेंड हो जाएगा विच इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली इसका यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, अगर वेक्टर स्पेस में है तो वो 3 एक्सिस बना रहे हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, तो तीनों के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के साथ जो हम एंगल लेते हैं वो अल्फा लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ उसको बीटा कह देते हैं, और जेड एक्सिस के साथ उसको गैमा कह देते हैं। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया होगा डायरेक्शन एंगल्स का, सुना होगा 7.2 में। तो डायरेक्शन एंगल्स वही हैं जो आपका वेक्टर एक्सिस के साथ बना रहा होता है, उसमें अल्फा है, बीटा है और गैमा, यही हम डिनोट करते हैं। इसी तरह एक और आपने वर्ड यूज़ किया है डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस सिंपल क्या है, आपने इनके साथ कॉज लगा देना, कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। और रिजल्ट है जी आपका जो डायरेक्शन एंगल्स का जो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये आपने प्रूफ भी किया होगा, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स होने चाहिए। इसी तरह इसी रिजल्ट को अगर यूज़ करके हम बनाएं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगी 2, मतलब कॉस स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दें, और इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, अब डायरेक्शन एंगल्स पता किस तरह चलेगा कि ये एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एंगल लिख रहा हूँ जी, सपोज एक एंगल है जी आपका 45 डिग्री, एक एंगल बीटा दे दिया है जी आपको 60 डिग्री, और गैमा दे दिया आपको 30 डिग्री। तो बताना है क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं हैं। तो जब आपको डायरेक्शन एंगल चेक करने होते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करवानी है बस। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें अगर तो ये 1 आ जाएगा तो ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर ये 1 नहीं है तो डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। cos 60 इज स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और cos स्क्वायर 30 स्क्वायर रूट 3/, होता है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 होगा। तो ये ऑब्वियसली 1 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये आपके डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। अगर 1 आ जाता तो डायरेक्शन एंगल्स थे, 1 नहीं है तो डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। जी, क्वेश्चन एक बना लेते हैं इससे कोई रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 and direction angles are D for direction angles are pi/3, pi/4 एंड pi/6, मतलब अल्फा बीटा और गैमा आपको दिए गए हैं। तो आपने वेक्टर बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो लेकिन डायरेक्शन एंगल्स ये वाले हों। तो मैं एंगल लिख देता हूँ जी, -5i प्लस j प्लस स्क्वायर रूट 3k, बीटा ऑप्शन -5/2i प्लस j माइनस स्क्वायर रूट 3k, चार्ली ऑप्शन -5/2i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2j प्लस स्क्वायर रूट 3/2k, एंड डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज कर देते हैं। तो वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 5 भी होनी चाहिए और डायरेक्शन एंगल्स भी ये होने चाहिए। तो एक तो वे ये है कि हम इसके डायरेक्शन एंगल्स इसकी ऑप्शंस को बैक सॉल्व कर लें कि मतलब किस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। अब किस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है वो सारे को चेक करना पड़ेगा आपको। फिर आपको उसके बाद जिसकी अगर तो एक की 5 है तो वही आंसर होगा, लेकिन अब अगर 2 की 5 आ रही है तो आपको फिर डायरेक्शन एंगल्स भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वेक्टर जो जनरल वेक्टर होता है ना उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड 5 करनी है तो जो भी मैग्नीट्यूड हो वो आपने इधर लिख देनी है। तो ये हो जाएगा जी cos अल्फा i प्लस cos बीटा j
प्लस कॉस गैमा के। तो ये वेक्टर आपको मिल जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगी और ये हो जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर ही क्यों हमने लिखना कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गैमा के। जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब सपोज ये यूनिट वेक्टर है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, ये यूनिट वेक्टर मैं सपोज कर रहा हूँ इसको। तो इस वेक्टर के जो डायरेक्शन को साइंस होंगे ना वो ये होंगे, कॉस अल्फा एक्स की इक्वल होगा, कॉस बीटा वाई की इक्वल होगा, और जो कॉस गैमा है वो जेड की इक्वल होगा। मतलब यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो आपके डायरेक्शन को साइंस होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख लें कौन सा आंसर होगा जी। कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, कॉस बीटा की भी है, कॉस गैमा, तो ये पहला अल्फा दूसरा बीटा तीसरा गैमा है, तो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करें तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, और ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड वाला जो आपकी बुक में भी दिया गया है, वो भी लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ टी एक्सप्रेशन है जी टी आई प्लस टी प्लस 1 जे प्लस 2 के, इसकी मैग्नीट्यूड आपको दी गई है 3। तो टी की वैल्यू बतानी है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ जी 1 2 3 या 4। तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ कर लें। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये हो जाएगा जी टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 इज इक्वल टू 3, और स्क्वेयर रूट भी आएगा। तो टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको यहाँ स्क्वेयर ओपन करके क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रूट्स फाइंड करके दो, कोई ना कोई आंसर आपका ऑप्शन में होगा। या दूसरा तरीका है, आप इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बैक सॉल्व पहले भी हमने बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हुए इसी तरह ही। तो बैक सॉल्व में क्या करते हैं, जस्ट हमने देखना जी कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो पहले चेक करते हैं, हम 1 पुट करें तो 1 स्क्वेयर 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, और ये भी 4 है। हाँ जी, ये देखें 4 प्लस 4 8 और ये 9, ये पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर। ठीक है जी। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है। ओके जी, एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसी का ही है। वेक्टर अगर पैरेलल दिए हों तो आपको एक वैल्यू पूछी जाती है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, the value of A and B if 3i minus j plus 4k and AI plus bj minus 2k are parallel वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल अगर हैं तो बताएं ए की वैल्यू क्या होएगी और बी की वैल्यू क्या होएगी। तो सपोज ए इज़ 1/2 एंड बी इज़ 3/4, ये है 3/4। ए इज़ -1/2 बीटा ऑप्शन एंड बी इज़ -3/4 चार्ली ऑप्शन। A is -3/2 and B is 1/2 delta option। A is 1/2 and B is -3/2। तो बतानी है जी A और B की कौन सी वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान में कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा। मल्टीपल होने के साथ साथ एक और चीज़ भी है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी रेशो भी सेम आंसर दे रही होती है। तो हमने क्या करना है, देखें आई की रेशो इधर a है और उधर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा जी a/3 इक्वल होगा जे वाली रेशो b/-1, ये इक्वल होगा k वाली रेशो -2/4। ख्याल रखना है कि किस वेक्टर को किससे डिवाइड करवा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम रखनी है, मतलब सारे वेक्टर्स के कोफिशिएंट इसी से डिवाइड करवाने हैं या इसको इससे डिवाइड करवा लें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखें, इसको एंड वाले को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये -1/2 आ जाएगा। तो a/3 इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल रही है जी -3/2। देखें अब a की ऑप्शन में a की वैल्यू -3/2 दी गई है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, b की भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आएगी।
ठीक है जी, ये तो थे 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं जी 7.3 में। जो डिस्कस किया गया है वो है जी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे चैप्टर 7 में क्वेश्चन बहुत से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन होंगे। छोटी सी अगर आपको चीज़ें आपने एक दो बार पढ़ी हुई हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप अटैम्प्ट ना कर पाए। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी इन सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, दोनों बात सेम ही है। तो वेक्टर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सपोज ए डॉट बी है तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं जी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेते किस तरह है वो सबको ही पता है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से, क्योंकि जी आई डॉट जो आई होता है या जे डॉट जे होता है या के डॉट के, सबका आंसर क्या होता है, 1 आ रहा होता है। और जब आप डिफरेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सपोज आई डॉट जे हो जाएगा या जे डॉट के आ जाए या के डॉट आई हो जाए, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है जी। ओके, एक लाइन लगा लेते हैं जी, स्ट्रेट लाइन। दूसरा रिजल्ट है जी ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही मिलेगा आपको। और इन केस इफ ए डॉट बी इज 0, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए डॉट बी 0 होगा देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। और ये जो एंगल है इसका भी रेंज भी लिख लें। जो एंगल है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू पाई होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से पाई के दरमियान में रेंज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, इफ ए इज इक्वल टू 2i वेक्टर ए है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -3i, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी is option A pi, pi by 2, pi by 4 या 0। तो एंगल फाइंड करने के लिए जस्ट हमने यही फॉर्मूला यूज करना है जी, ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल। आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा जी -6। मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड सिंपल 2 ही आएगी, बी की मैग्नीट्यूड सिंपल 3 ही आएगी और कॉज ऑफ थीटा। तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो -1 किस एंगल पे दे रहा होता है, सबको ही पता है जी, कॉस -1 180 पे देता है, तो ये आंसर आ गया। और वैसे भी क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो रहा था कि अगर ए 2i है और बी -3i है तो दोनों ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, लेकिन डायरेक्शन ये नेगेटिव शो कर रहा है। तो ऑपोजिट अगर डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री होगा। ओके जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जी, इफ 2i प्लस अल्फा जे प्लस 5k इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 3i प्लस j प्लस अल्फा k, then value of alpha is 1, -1, 2 या 3। अब दो वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर दिए गए हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये हमने अभी रिजल्ट देखा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेने 3 2 6, आई को आई, जे को जे से और के को के से। 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जी 6 प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6 अल्फा इज इक्वल टू -6। तो वो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है। मतलब जिस तरह प्रोजेक्शन में अगर फाइंड करने को आ जाए तो तब भी आप डॉट प्रोडक्ट से ही फाइंड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ जी, प्रोजेक्शन ऑफ, नहीं पहले उसका टॉपिक बना लेते हैं कि प्रोजेक्शन हम फाइंड किस तरह करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए
along वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन के लिए सिंपल, अगर a along b करना है तो a डॉट b फाइंड करें और b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें। जिसके अलॉन्ग होगा उसी की मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करवाना है, आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन ऑफ 3i प्लस 2j माइनस के अलॉन्ग j इज, इस वेक्टर के अलॉन्ग आपको प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, वो है जी 7 2 -3 या 1। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए अभी फॉर्मूला लिख दिया, जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आई तो इधर है ही नहीं और के भी नहीं है, तो वो तो जीरो हो गए। तो सिंपल जे है तो जे 2 और जे की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जे की मैग्नीट्यूड 1 ही होएगी, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 2। तो प्रोजेक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और कुछ आपको एंड में एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो आपको कुछ प्रूफ दिए गए हैं, प्रोजेक्शन लॉ बताया हुआ है और बताया हुआ है आपको लॉ ऑफ साइन। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर मतलब क्वेश्चन हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्शन लॉ, तो प्रोजेक्शन लॉ कौन सा है वो मैं लिख देता हूँ। प्रोजेक्शन लॉ है जी आपका, जिसमें फॉर्मूले दिए गए हैं a इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी। इसी तरह 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। b इज इक्वल टू a कॉज ऑफ c प्लस सी कॉज ऑफ ए। ये इसमें ए बी जो कैपिटल ए बी सी है ये एंगल्स हैं और स्मॉल ए बी सी ये साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। a इज इक्वल टू a कॉज ऑफ b प्लस b कॉज ऑफ c। a b c जो कैपिटल्स हैं ये अल्फा बीटा और गैमा भी लिखे जा सकते हैं। ये हैं जी आपके प्रोजेक्शन लॉ। इसी तरह लॉ ऑफ साइन भी है, सॉरी लॉ ऑफ कोसाइन लॉ जिसने आपने उसमें पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में ये डिस्कस किया हुआ है, वो है जी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। सिमिलरली बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉज बीटा एंड सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज गैमा। तो ये कुछ प्रूफ्स आप प्रूफ किए हुए हैं, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रूफ तो आने नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्शन लॉ है और कौन सा साइन लॉ कोसाइन लॉ है। ठीक है, कोसाइन लॉ का तो आपको पता है, लेकिन ये आपने याद रखना है प्रोजेक्शन लॉ। अगर आप एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में जो प्रूफ किए हुए हैं ये कोसाइन लॉ और प्रोजेक्शन लॉ, उधर मेंशन किया हुआ है कि ये लॉ ऑफ कोसाइन है और ये आपका क्या है प्रोजेक्शन लॉ है। ठीक है जी। 7.3 में डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट जो है जी क्रॉस प्रोडक्ट है और ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा 7.5 के अंदर, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।